you can be the brand ambassador of the Perseverance. And क्योंकि तो many congratulations for that. क्योंकि वो दृढ़ता जो Perseverance है कि एक बार आप इंटरव्यू देते हो और फिर बैक टू जीरो अगेन प्रीलिम्स. चल मैंने चेंज कर लिया है, क्या कुछ और ऐड करूँ ये करूँ. लाइक द वे कि मेरा पीयर ग्रुप काफ़ी अच्छा था. हम लोग आपस में काफ़ी इंटरेक्ट करते थे, साथ में पढ़ते थे, बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करते थे. तो काफ़ी अच्छा वो था कि आई थिंक 6-7 लोग थे तो दूसरे तीसरे महीने पे किसी का बर्थडे आता था तो हम लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करके सेलिब्रेट करते थे. तो दैट वाज अ काइंड ऑफ एक इवेंट हो जाता था आपका फ्रस्ट्रेशन वगैरह. दोस्तों, ऊंचा है हौसला हमारा विंध्याचल के हिमानों से, ऊंची है कल्पना हमारी अंदर के अरमानों से. आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 के टॉपर मिस्टर तुषार कुमार हमारे साथ हैं. तुषार, कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सर. तुषार हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 44 और सबसे खास बात यह है कि इनका ये 6वां अटेम्प्ट था और हर बार इन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया, 5 बार इंटरव्यू दिया. इनकी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए. आज इनसे बात करेंगे कि इन्होंने किन किन सोर्सेज को फॉलो करा, जब डिसअपॉइंटमेंट होता था, जब नहीं हुआ पिछले अटेम्प्ट में, तो उस परिस्थिति से कैसे ओवरकम करके यहाँ पर आए. मेरे साथ हैं राहुल सेंगर, ही इज अ फैकल्टी एट नेक्स्ट आईएएस, और मैं हूं दोस्तों बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट आईएएस एंड मेडीजी ग्रुप. मेरा पहला सवाल यही है कि आपने सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में कब सोचा और वो कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था जिसने आपको सिविल सर्वेंट बना दिया? सिविल सर्विसेज का सपना बचपन से ही था. हमेशा मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे लोगों को लाइफ चेंज हो सके, उनके मेरे डिसीजन से डायरेक्टली कुछ भी वेलफेयर हो सके, लोगों का भला हो सके. और हमेशा देखते थे, मतलब पेरेंट्स भी हमेशा ये सपना दिखाते थे कि देखो अगर तुम आईएएस बन गए तो तुम्हारे हर एक काम ऐसा होगा जिससे डायरेक्टली लोगों पे इम्पैक्ट आएगा. तुम्हारे मतलब जो भी तुम करोगे उससे, चाहे सड़कें बने या स्कूल बना दो या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बना दो, उससे एक नहीं मतलब सैकड़ों लोगों का एक बार में फायदा होगा. तो ये सपना रह गया था बचपन से. फिर मैं मतलब जब मैंने स्कूलिंग की, अब कॉलेज ईयर्स में आया तो बाकी सारे फील्ड्स भी एक्सप्लोर किए, तो मुझे रियलाइज किया कि नहीं, मेरी सेटिस्फैक्शन समवेयर लाइज इन बीइंग एज अ सिविल सर्वेंट. अगर मैं इस फील्ड में आ पाया तो मैं ज्यादा खुश रहूंगा. जो मेरा कार्य होगा वो ऐसा होगा जो मुझे सेटिस्फाई करेगा. तो इसीलिए ये फील्ड समवेयर आई डिसाइडेड कि आई हैव टू बी अ सिविल सर्वेंट. तो बहुत सारे स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की जर्नी में निकलते हैं और उनमें से कुछ ही का हो पाता है. तो आपको ऐसा लगता है कि ये इस एग्जाम की प्रिपरेशन करना ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिलेक्शन नहीं भी हो पाते, बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होते? सर, ये एक सैड रियलिटी है इस एग्जाम की, कि बहुत सारे कैंडिडेट्स एग्जाम देते हैं. इनफैक्ट आई थिंक एक रफ फिगर्स बताती है, कुछ 10 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं और जो एक्सेप्टेंस रेट है दैट इज ओनली 1000 जो फाइनली एक्सेप्ट होंगे. उसमें भी मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट होता है उनका एस्पिरेशन होता है कि ऑल इंडिया सर्विस मिले, आईएएस बने, आईपीएस या आईएफएस में जा पाए. तो ये सीटें तो और कम हो जाती है. आईएएस तो सिर्फ 180 सीट्स ही हैं. तो द एग्जाम इज मोर ऑफ ए रिजेक्शन देन सिलेक्शन. तो इसमें अगर आपको, मैं सारे एस्पायरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी आ रहे हैं इसमें आपका मोटिवेशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये एग्जाम इज नॉट अबाउट कुछ महीने आपको लबासना में रहना है या मसूरी में रहना है या कुछ मतलब आप बहुत ही लाइमलाइट में रहेंगे. दिस इज मोर अबाउट कि आप एक सिविल सर्वेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का, और उसमें एनोनिमिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे स्टूडेंट्स तो शायद इसी बात को देख करके इंस्पायर होते हैं कि जब वो वीडियो में देखते हैं एक आईएएस गाड़ी में आ रहे हैं, फिर उनका कोई गेट खोल रहा है, वो जा रहे हैं, तो शायद ये एक इंस्पिरेशन होता होगा. तो आपके लिए इंस्पिरेशन क्या फैक्टर्स थे, मतलब इनके अलावा जो आपने बताए? मेरे लिए इंस्पिरेशन हमेशा ओल्ड एज या कोई ऐसा वल्नरेबल सेक्शन होगा जो शायद मेरे पास आ पाए और उनके लिए शायद मैं छोटा सा भी कुछ कर दूं. शायद मे बी उनको घर दिला सकूं इंदिरा आवास के अंदर, या उनका राशन कार्ड बनवा सकूं, या कुछ ऐसा जिससे उस लास्ट माइल जो गांधी जी भी अपने तालीमा में बोल गए थे, कुछ ऐसा करो जिससे जो लास्ट पीपल है उसके लिए आप कुछ कर पाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने कि आपके अंदर एक ऐसा अंदर भाव होना चाहिए जो लोगों के लिए काम करने के लिए आपको प्रोत्साहित करता हो, बिल्कुल. और आपके अंदर वो
जज्बा होना चाहिए कि मुझे पंक्ति के लास्ट में जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको सपोर्ट करना है, बिल्कुल। जिसको एक्चुअली सहयोग चीज़ की की जरूरत ज़रूरत है। तो ये होना चाहिए, मतलब पब्लिक सर्विस आपके मन में होना चाहिए, तभी आप पब्लिक सर्वेंट्स की तैयारी करने में जाएंगे। क्योंकि सर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अगर कहीं बैठे हैं, आप किसी कुर्सी पे बैठे हैं, आपका वो पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, आप एक कुर्सी, आप एक पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस पोस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है कि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली लिखा गया है, और आप उसके एग्जीक्यूटिव विंग का पार्ट है। तो वो वेलफेयर स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले आप पे आती है। तो इस चीज को, उस पद की गरिमा को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आपकी जर्नी भागलपुर से स्टार्ट हुई, बिहार के आप रहने वाले हैं, उसके बाद IIT दिल्ली से आपने बीटेक किया और फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी में लग गए और साथ में आप अभी जॉब भी कर रहे हैं। इस लंबी जर्नी में, और आप एक ऐसे एस्पिरेंट रहे हैं जिन्होंने पूरे 6 के 6 प्रीलिम्स क्लियर किए, और बल्कि 6 बार आपने मेंस लिखा और 5 बार उसमें से इंटरव्यू दिया। तो इस पूरे जर्नी में जब फाइनल सिलेक्शन हुआ इस बार, तो इस बार क्या डिफरेंट किया जो पिछले अटेम्प्ट से डिफरेंट था? मैंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, आई वाज फेलिंग। आई एक्सेप्टेड कि मेरे में कुछ वीकनेसेस थी, उस पे काम करने की जरूरत है। मेरी जर्नी रही है कि जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था 2020 में था, उस समय मतलब आई थिंक 4th अटेम्प्ट और 5th अटेम्प्ट ऐसा टाइम था, और कोविड का भी पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो मेंटली बहुत स्ट्रेस था, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट आई वाज क्लोज टू डिप्रेशन। बट द थिंग इज कि वहां पे जब आपका मोटिवेशन क्लियर होता है, और आपके पियर्स, आपके पेरेंट्स, अगर वो आपको ऐसे मिलते हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, तो दैट थिंग्स हेल्प्स। और जो डिफरेंट था मेरी स्ट्रेटजी में कि एक बार जब मुझे वापस से वो रिमोटिवेशन मिला कि नहीं, दिस इज समथिंग आई वांट टू डू, आई एक्सेप्टेड कि मेरे में कुछ वीकनेसेस रही थी, कुछ खामियां रही थी, जिसके कारण शायद मैं लास्ट स्टेज तक जाके भी फाइनल लिस्ट में नहीं आ पा रहा था। तो मैंने उन पे वर्क करना स्टार्ट किया। बहुत डिसहार्टनिंग होता होगा जब आपने इंटरव्यू दिया और नहीं सिलेक्शन हुआ और तुरंत हफ्ते के अंदर ही आपको नया प्रीलिम्स लिखना है। और उस समय ये काइंड ऑफ आप एक साइकिल में स्टक हो जाते हैं कि आपने इंटरव्यू दिया और एक्सपेक्ट मोर और लेस कर ही रहे होते हैं कि आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गए, क्योंकि मेंस के मार्क्स आपको पता भी नहीं होते, बहुत सब्जेक्टिव पेपर भी होता है। तो मोर और लेस आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि एटलीस्ट लिस्ट में तो आपका नाम आ ही जाएगा। एक बार लिस्ट में नाम आ गया तो फिर आप उसके बाद ईओएल वगैरह लेके सोचेंगे। लेकिन जब नहीं आता तो बहुत ही इमीडिएट फ्यूचर में आपको प्रीलिम्स देना होता है, तो उस समय फिर आप प्रीलिम साइकिल में लग जाते हैं, फिर दोबारा मेंस में। नाउ कि अब 3 महीने में अगर आपको मेंस वापस से लिखना है तो आप बहुत कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं कर सकते। आपका जो भी पार्ट है वो रिवीजन में ही चला जाता है कि चीजों को वापस देखना, रिवाइज करना, मतलब आप बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाते। तो आई वाज स्टक इन दैट सेम साइकिल। तो यही वीकनेस जो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट की कि आई हैव टू इंप्रूव माय मार्क्स, कि अगर मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि 10-15 मार्क्स बढ़ा के मतलब मैं कोई, मतलब जो भी सर्विस मिलती, नीचे सर्विस मिलती, समथिंग जो जिसके लिए मैं एस्पायर नहीं कर रहा था, अगर मुझे फाइनली अपने ड्रीम को अचीव करना है, दैट एज बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, तो उसके लिए मुझे टॉप रैंक्स चाहिए होगी। टॉप रैंक्स के लिए आई हैव टू सिग्निफिकेंटली इंप्रूव माय मेंस मार्क्स। तो वो उस पे मैंने काम करना स्टार्ट किया। तो काम करने का सबसे बेसिक यही है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, पता कि आपको सिलेबस के एक वर्ड्स रटे होने चाहिए, क्योंकि द कंपटीशन हैज इंक्रीज टू सच ए लेवल कि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप लूज कर रहे हैं, अगर आपको सिलेबस रटा हुआ नहीं है। सेकेंडली, एक बार सिलेबस, मतलब सिलेबस इज लाइक अ बाउंड्री, कि आपको इस बाउंड्री एक डिफाइन कर ली कि ये चीजों से पूछा जाएगा। ऐसे तो अगर आप मीडिया या ऑनलाइन सोर्सेज वगैरह, इतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि इट्स लाइक एन ओशियन, राइट, एंड यू कैन नॉट ड्रिंक एन एंटायर ओशियन, मतलब ये तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो आपको अपनी बाउंड्रीज लिमिट करनी होगी। बाउंड्रीज आर ऑलवेज सिलेबस। फिर अब उसमें कितना डेप्थ पे जाना है वो हमेशा आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि किस एरिया से पूछा जा रहा है, किस एरिया में आपको कहाँ तक पढ़ना है, क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीजें पीवाईक्यू से आती है। तो मैंने ये चीज डिफरेंट किया था कि मैंने सिलेबस का एक एक एस्पेक्ट उठाया, उसके अराउंड नोट्स बनाए, पीवाईक्यूज की हेल्प ली। मैंने एक एक पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लिया था फ्रॉम 2013, जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से, जो भी है इन बोथ जीएस एज वेल एज इन ऑप्शनल, मैंने उनको सॉल्व किया था और उन्हीं को रिवाइज किया था। माय पीवाईक्यूज वेयर माय कंटेंट, मतलब रादर देन कि मैंने सब जगह से पढ़ के पीवाईक्यू सॉल्व किया, मैंने पीवाईक्यू सॉल्व करके ही अपना कंटेंट जनरेट करा दिया। और बिलीव मी, जो मोस्ट ऑफ द पेपर है आपका वो इसी स्टैटिक क्वेश्चन से ही आता है। वो ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें बहुत टफ लगते हैं, बट दोज आर वेरी इजी क्वेश्चंस, और उस पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और इन पे अगर आप फोकस करें तो आपके एक्चुअली में मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे। और इनफैक्ट कि जीएस या ऑप्शनल सब दे बोलते हैं कि
किसी में आपके मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं, किसी पे कम रह जाते हैं। अगर आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपके मार्क्स काफी बैलेंस्ड हो जाएंगे। और मैंने खुद की मार्कशीट में इस बार देखा है, इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से ये चीज बोल सकता हूँ। आप इस एक्सरसाइज को कीजिए और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। So when we talk about UPSC, so we talk about always perseverance, and if I'll say, you can be the brand ambassador of the perseverance, and क्योंकि तो many congratulations for that, क्योंकि वो दृढ़ता जो perseverance है कि एक बार आप इंटरव्यू देते हो और फिर back to zero again prelims। तुषार, जब मैं आपके मार्क्स देख रहा हूँ तो 2020 में आपके मार्क्स थे 734 मेंस में। This year you got 826 marks. There is a 92 marks jump. And when I see, it is not a significant, you can say, ऐसा कोई जंप नहीं है कि किसी में 140 आ गए, ठीक है, बट इन ईच पेपर हर पेपर में 10-10 20-20 नंबर आपके ज्यादा हैं। जैसे आपके 98 थे पिछली बार एथिक्स में, इस बार 119 मार्क्स हैं, तो देयर इज 21 मार्क्स जंप। ओके, तो इसी तरीके से एसए में 107 था, 116। तो ये जो 10, 15, 20 नंबर, क्योंकि यही गेम चेंजर है एक्चुअल में। रियल गेम चेंजर जो है वो 734, 826, ये रियल गेम चेंजर है। तो ये 10 ऐसा क्या किया इस साल जो 10 से 20 नंबर हर जगह क्या हो गया ज्यादा है? एक्चुअली इसी चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले जो आपने परसिवरेंस की बात की, तो आई थिंक ओके, आई एम लकी इनफ कि मेरे में ये क्वालिटी इम्बाइब हो पाई, और ये चीजें सारे एस्पायरेंट्स में होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो परसिवरेंस इन समथिंग जो एक सिविल सर्वेंट को हमेशा एक अच्छे उस पे ओहदे पे ले जाता है, और हमेशा आपको हेल्प करेगा पॉलिसी मेकिंग में भी या इम्प्लीमेंटेशन में भी। तो दैट इज समथिंग जो आपको डेवलप करनी चाहिए। और इससे यही है कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है इनिशियली उसमें, तो उससे आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, क्योंकि दिस इज अ लर्निंग लेसन फॉर यू। और ये चीज जो आप सीखेंगे वो आपके सर्विस आगे बहुत काम आएगी। और सेकंड पार्ट की व्हाट आई चेंज, तो ये चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि हाँ, मैंने ये बैलेंस अचीव किया अपने मार्कशीट में। इसका वन ऑन ओनली रीजन यही था कि मैंने सारे एस्पेक्ट्स पे काम किया था, सारे उस पे। और जो ऑड मार्क्स आते हैं, बहुत बार होता है कि आपका कोई चीज बहुत स्ट्रांग होता है, और बहुत बार एग्जामिनर जो आपका चेकिंग अथॉरिटी, उसके शायद आपकी ट्यूनिंग हो जाती है, दैट व्हाट मेक्स कि आपको कभी 130 मिल गए, 140 मिल गए, इस टाइप के मार्क्स। बट दोज आर एक्सेप्शंस, आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, दोज आर एक्सेप्शंस। फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट। इफ यू आर लकी इनफ देन यू मे गेट 130, 140, और आपको फिर अच्छी रैंक्स मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पार्ट पे फोकस कर सकते हैं, किसी दूसरे पार्ट पे ना करें, और उससे आपका हमेशा प्रॉब्लम होगा। ये मेरे पिछले अटेम्प्ट्स में हुआ था कि इनफैक्ट कि मुझे याद है मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, उसमें आई गॉट सम 139 मार्क्स इन GS3। उसमें 160 थे, 139 मार्क्स इन GS3, बट मेरे ऑप्शनल में मार्क्स वाज 230 समथिंग। तो उस समय मैंने GS पे फोकस किया था, तो GS स्ट्रांग हो गया था, तो GS में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। उस समय भी कुछ 430 समथिंग मार्क्स आए थे, बट द आइडिया वाज कि ऑप्शनल में मार्क्स कम हो गए। सिमिलरली उसके अगले अटेम्प्ट ने, क्योंकि मेरे सेकंड अटेम्प्ट ने ऑप्शनल में मार्क्स कम थे, तो मैंने ऑप्शनल में फोकस किया, तो मेरे GS में मार्क्स कम हो गए। तो यू हैव टू मेंटेन या अचीव दैट बैलेंस। आपको जो ये अभी जो भी प्रीलिम्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी हैं, उनको मैं बोलूंगा, अभी जो 3 महीने हैं उसमें ट्राई टू बैलेंस दिस। गिव हाफ ऑफ योर पोर्शन टू योर ऑप्शनल, बट ऑल्सो फोकस ऑन GS। और GS में भी चारों GS पेपर्स पे। तो what you have to do, you have to take the syllabus, you have to do the PYQs, you will realize कि things are not that hard। अगर आप इस चीज पे फोकस कर पाए तो आपके एक वेल एवरेज मार्क्स रहेंगे चारों पे, इन 6 मतलब GS प्लस आपके दोनों ऑप्शनल पेपर्स में। एसए में मार्क्स कैन फ्लक्चुएट, इसमें तो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट हाँ, अगर आपने वर्क किया है तो आपके बैलेंस मार्क्स डेफिनेटली रहेंगे। सो हैव यू एडेड द फैक्ट्स इन द एग्जांपल एक्स्ट्रा दिस ईयर? हाँ, जिसकी वजह से 5-10 नंबर जो भी आपके फर्क आया मेनली। द आइडिया वाज कि सिंस आई हैव सॉल्व्ड ऑल द PYQs, और क्योंकि आप ऑलरेडी PYQs घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो यू ट्राई टू मेक इट योर परफेक्ट आंसर, जिसमें एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन हो, नॉट वेरी फैंसी इंट्रोडक्शन, 2-3 लाइन का एक अच्छा इंट्रोडक्शन, आप अपने बॉडी पे काम करें। देन जैसे एक एस्पेक्ट ये होता है कि इनइक्वालिटी इज वन थिंग जिसपे बार-बार क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हाट आई डिड कि मैंने कोविड के बाद से एक इनइक्वालिटी ग्राफ था जिसमें हमारा एक वी शेप्ड रिकवरी है कि, और के शेप्ड रिकवरी बेसिकली, जिसमें जो पुअर हैं, जो पुअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, दे आर गोइंग डाउन, बट एक कुछ सेक्शन है जिनका इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो दैट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इनइक्वालिटी वाले में उस ग्राफ को अपने नोट्स में बना लिया था कि इनइक्वालिटी से अगर क्वेश्चन आना ही है तो आई विल यूज दैट ग्राफ, एंड दैट इज वेरी गुड। वो किसी भी उसमें काम करेगा कि वी आर रिकवरिंग एट अ के शेप्ड इन के शेप्ड मैनर, और वो काफी यूनिक भी देगा।
सिमिलरली अगर आपका डेटा इनइक्वालिटी का डेटा कि मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया 28% है एज पर द नीति आयोग की जो रिसेंट रिपोर्ट आई थी, तो दैट कैन बी यूज कि नीति आयोग के बेसिस पे दिस इज 28%। आप कुछ वर्ल्ड ओवर डेटा भी दे सकते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज का क्या है, यूएस का क्या है। नाउ क्योंकि आपने इसको पीवाईक्यूज और सिलेबस से लिंक कर दिया, तो व्हेन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम, आपको पता है कि आप ये चीज यूज कर सकते हैं, रादर देन इनिशियली कि आपने बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठा कर लिए और फिर उसको ना एग्जाम के समय आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस हेल्प्स इन दैट वे। तो आपके जो आंसर्स की क्वालिटी होती है वो इंप्रूव हो जाती है, बिकॉज नाउ यू नो कि आपको कहाँ पे क्या यूज करना है, क्योंकि चीजें वहीं से आने वाली है, सिलेबस से ही और पीवाईक्यू से। आपके केस में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि यू हैव गिवन 6 attempts in all the time you have cleared prelims. Yes, sir. So what are the traits which you have followed? कुछ ऐसी ट्रिक्स जो आपने फॉलो की हो और आपको उसने यूनिक बना दिया है, मतलब योर सक्सेस बिकेम नेसेसरी बिकॉज यू डिड समथिंग। For that I will consider myself lucky enough कि ये consistently मेरा prelims बार बार हो रहा था। ये होने का एक सबसे बड़ा रीजन जो मैं मानता हूँ that was कि I was confident enough for my basic static core knowledge, कि जो फंडामेंटल बुक्स हैं, ये सबको पता है कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़नी है आपको, इन्वायरमेंट एक जगह से आप कर लीजिए, अपने इकोनॉमी अच्छे से कर लीजिए, एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए, आर्ट एंड कल्चर की सिलेबस पूरा किया, सिलेबस आपने पूरा किया, आप लिमिटेड सोर्स रखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। वो अगर आपका स्ट्रांग होगा तो जो इजी चेरी पिक क्वेश्चंस होंगे वो कभी आप गलत नहीं करेंगे। इन एनी एग्जाम व्हाटएवर टफ इट इज गोइंग टू बी, आपके ऑलमोस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस जो होंगे वो स्टैटिक पार्ट से रहेंगे और ऐसे रहेंगे अगर आपने बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो यू आर गोइंग टू डू देम राइट। अगर 30-40 क्वेश्चन सही है तो ऑलरेडी 60-80 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं। उसके बाद देयर आर टेक्निक्स लाइक एलिमिनेशन टिप्स ट्रिक्स वो करके, तो इसके लिए यही है कि यू हैव टू सी द पैटर्न, पीवाईक्यू पैटर्न। इस बार जब एग्जाम हुआ है 2023 का, तो इसमें तो एलिमिनेशन टेक्निक काम ही नहीं कर रही, तो वन हैज टू बी प्रिपेयर्ड थॉरोली विद द सब्जेक्ट्स। हाँ, यू अगर आपका बेसिक क्लियर, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कंपटीशन। कंपटीशन में आप बेसिक्स पे फॉल्ट नहीं कर सकते क्योंकि एवरीवन इज डूइंग राइट ऑन दैट। उसके अलावा जो एडिशनल कर रहे हैं वो आपके पैटर्न पे बेस्ड होगा कि आप एग्जाम में क्या आपसे पूछना चाह रहा है, किस एरियाज में पूछ रहे हैं, द थिंग इज कि व्हाट थिंग्स दे आर, मतलब किस हिसाब से पैटर्न इन्वॉल्व कर रहा है। अगर आप बाकी सबसे बेटर कर पा रहे हैं उन सब चीजों में तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू स्कोर। इनफैक्ट आई डोंट थिंक कि कट ऑफ भी मतलब मोस्ट ऑफ द मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके 80-80 आ रहे थे, दे गॉट सिलेक्टेड इन इस बार कट ऑफ कम होने के हाँ पूरे चांसेस हैं, क्योंकि पेपर डिफिकल्ट था और सीसेट का पेपर भी टफ था इस बार का 23 का। तो आइडिया यही है कि अगर आपका कोर स्ट्रांग है, मतलब आप बेसिक क्वेश्चन में गलती ना करें, उसके अलावा पैटर्न को फॉलो कीजिए कि व्हाट यूपीएससी आस्किंग। आपके 10-15 क्वेश्चन पीवाईक्यूज के अगर आपने अच्छे से सॉल्व किए हुए हैं ईयर वाइज तो डेफिनेटली आप उसको कर सकते हैं कि द आइडिया कि यूपीएससी किस एरिया में पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। अगर ये सब चीज आप आइडेंटिफाई कर ले तो आप 10-15 क्वेश्चन और एडिशनल सही कर सकते हैं। एक चेंजिंग ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में भी बात करते हैं, क्योंकि आपने पहले ज्योग्राफी से दिया, फिर उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी लिया, तो क्या फैक्टर्स थे जो आपको चेंज करना पड़ा? मतलब व्हेन यू रियलाइज्ड कि ऑप्शनल चेंज इज नाउ मैंडेटरी, या क्या फैक्टर्स थे जिसने आपको इंस्पायर किया एंथ्रोपोलॉजी जाने में? क्योंकि ये अच्छा खासा रिस्क भी था, मतलब रिस्क कि था। 5 साल से आप पढ़ रहे हो कोई सब्जेक्ट और फिर अचानक से आप चेंज कर रहे हो एक साल में। एक्चुअली दिस इज अ वेरी टफ डिसीजन और बहुत सारे आई थिंक एस्पायरेंट्स भी इस चीज में फंसते हैं कि वेदर दे शुड चेंज योर ऑप्शन और नॉट। बिकॉज जैसे मेरे केस में एग्जांपल दूं कि आई हैड क्वाइट अ थॉरो नॉलेज इन ज्योग्राफी। मैंने जो भी बेसिक्स बुक्स थी, सविंदर सिंह, आपकी आरसी दत्त, नेचर ऑफ ज्योग्राफी, माजिद हुसैन, सब अच्छे से थॉरली पढ़ ली थी। Yet I was not able to score good marks in that. मतलब good in the sense कि average marks की 230, 240. Last attempt में it was in 2020 it was 243. मेरे केस में ये realization हो गया था कि ये यहाँ पे एक फैक्टर ये भी रहा कि लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा और मैंने 5 मेंस दे भी दिए थे, तो ना आई हैव अ मार्क शीट फॉर द 5 मेंस। समवेयर आई न्यू कि मैंने बहुत चीजें हाथ पैर अपने मार लिए हैं, ये भी ट्राई कर लिया, ये भी ट्राई कर लिया, क्या सब वो कि डायग्राम ऐड करो, मैप्स बनाओ, ये करो, सब करो, मैंने सब ट्राई कर लिया, एंड येट जो मार्क्स हैं वो कम कम रह रहे हैं। तो ये 3rd-4th अटेम्प्ट में ही लगने लगा था कि शायद, क्योंकि 3rd अटेम्प्ट में आई गॉट 273 मार्क्स इन वो, और उसके अगले अटेम्प्ट में जो 4th अटेम्प्ट था वो इट ड्रॉप डाउन टू 238। तो देन आई रियलाइज कि मतलब मेरी प्रिपरेशन या स्ट्रैटेजी में ऐसा तो बहुत कुछ चेंज था नहीं कि ऑप्शनल में मेरी नॉलेज कम हो गई या समथिंग डिफरेंट रहा।
पेपर भी डायनामिक होते जा रहा था। और ये तो किसी भी ऑप्शनल में हो सकता है, ये किसी भी ऑप्शन में हो सकता ऐसा नहीं है कि आपने अगर लास्ट ईयर अच्छे स्कोर किए हैं तो इस साल गारंटी है कि उससे बेटर स्कोर ही उससे आएगा। better score कर। तो यही था। फिर उसके नेक्स्ट में 243 मार्क्स आए जो 5th अटेम्प्ट था। तो नाउ रियलाइज कि नाउ आई एम स्टक इन दैट साइकिल जहाँ पे मेरे ऑप्शनल के मार्क्स अब शायद नहीं बढ़ेंगे, और आई हैव डन इनफ सफिशिएंट थिंग्स कि ये रियलाइजेशन होना कि शायद अब मैं और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा इसमें, और इस मार्क्स के साथ तो मेरा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। तो ना आई हैव टू अचीव अ गुड रैंक टू बी सिलेक्टेड एन आईएएस ऑफिसर, एंड आई हैव टू गेट अ गुड मार्क्स। मतलब 270 280 नॉर्मल है, क्योंकि जीएस में स्ट्रांग था तो आई थॉट कि जीएस में मैं 430 440 तक पहुंच जाऊंगा, तो 280 मिनिमम आई नीड इन माय ऑप्शनल। तो देन आई स्टार्टेड सीइंग द ट्रेंड। एक तो पुश और पुल दोनों फैक्टर है कि समथिंग शुड पुश देयर, तो पुश वाज कि देयर वाज अ सैचुरेशन, कि मुझे लगा कि अब आई कैंट ऐड एनीथिंग टू दैट, और पुल फैक्टर भी कि व्हिच नाउ यू हैव टू स्विच, तो व्हिच ऑप्शनल यू शुड डिसाइड, दैट इज आल्सो समथिंग। तो फिर आई सॉ द ट्रेंड, तो 2-3 ऑप्शंस मैंने देखे हुआ स्कोरिंग गुड, सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, एंथ्रो, देन कुछ इंजीनियरिंग ऑप्शंस भी है, दे आर डूइंग गुड। देन आई वॉच द टॉपर्स वीडियो कि हाउ दे हैड डन इट, सिलेबस चेक किया, तो एंथ्रो लगा कि कुछ कुछ बहुत पोर्शन ज्योग्राफी से थोड़ा मैच भी है, थोड़ा नेचर इज मोर और लेस सिमिलर, कि थोड़ा साइंटिफिक है, लॉजिक बेस्ड है आपका, बहुत स्टिक, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक नहीं है एंथ्रोपोलॉजी, मोर लाइक थोड़ा साइंटिफिक ह्यूमैनिटी है वो। तो देखा उसमें मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं और क्वेश्चंस के ट्रेंड भी मैंने देखे, तो आई थॉट कि दिस शुड बी राइट वन फॉर मी। मेरे साथ एक था कि मेरे पास 5 महीने का एक्सपीरियंस था, तो somewhere I knew कि what I have to do, और anthro was something similar to geography, तो that's what it made. ऑप्शनल सिलेक्शन एक तो शुरू में ही बड़ा क्रिटिकल होता है, और एक बार अगर आपने 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लिख लिए और किसी ऑप्शनल में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो इट इज बेटर टू Better to चेंज। change your दैट इज option. व्हाट यू डिड, इनफैक्ट ये भी इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इनिशियली जब आप डिसाइड करें, डोंट जंप इनटू समथिंग, राइट। टेक योर टाइम। आई थिंक जो भी अगर टॉप रैंकर्स भी आप देखेंगे तो समवेयर they were able to do it because they had the time, किन्हीं का prelims qualified नहीं हुआ या उन्होंने initial उसमें time लिया, तो that time is very necessary. और कई बार क्या होता है कि देखिए, हर ह्यूमन पर्सनालिटी के एक यूनिक कैरेक्टर है। आई मे बी गुड इन कैलकुलेशन एंड मैथमेटिकल पोर्शन, बट आई मे नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन ह्यूमैनिटी। बिल्कुल। यू वाज गुड इन सेकंड पार्ट, सो यू परफॉर्म्ड इन दी आंसर राइटिंग पार्ट, जब आपको ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट फिट हो गया। So this uniqueness of the subject and uniqueness of the person, both should match. Both should match. Focus. And every subject is good. It depends on ki what is your interest area, in which subject you can perform better. So I think in every subject the highest marks is always 300 plus. हाँ, ज्योग्राफी में भी कुछ लोगों के 300 की रेंज में है, बिल्कुल आता है। एंथ्रो में भी 300 प्लस है। It's about सर एप्टीट्यूड पे आ जाती है फिर बात, कि आपका एप्टीट्यूड उससे मैच कर रहा है कि नहीं। सिलेक्शन तो सभी ऑप्शन से होता है, सिलेक्शन सारे ऑप्शन से होता है। टॉप वो रैंक जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है ना, वो सब्जेक्ट के साथ आपकी मैच हो जानी चाहिए। इनफैक्ट सर अगर एंथ्रो में रिजल्ट्स आ रहे हैं तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ही हैं जिनके मार्क्स 220 230 में एंथ्रो में भी रह जा रहे हैं। That is what it can happen in any option. In any option. But it clicked in your case. बट ये है कि आपको पर्सनली यू हैव टू आपके चेंज। कितने मार्क्स हैं ऑप्शनल में? दिस टाइम इट वाज 276 276 244 टू 276 32 मार्क्स 32 मार्क्स जंप, बड़ा जंप है वो भी। अच्छा, इसके अलावा केवल मेंस के मार्क्स का नहीं है। अच्छा, मैं उस पे आऊंगा। मुझे पहले तो ये चीज़ बताइए कि 5 जब अटेम्प्ट में हो नहीं रहा था लगातार इंटरव्यू में, तो जब छठे अटेम्प्ट में जब पता था कि यार रिजल्ट आने वाला है, और वो जब लगा था कि लिस्ट आ गई है, और फिर जब उसमें पहली बार जब आपने अपना नाम देखा, तो कैसा, मतलब क्या फीलिंग थी जस्ट उस समय पे? क्योंकि होता है ना कि 5-6 अटेम्प्ट से लगातार हर बार देखते हैं लिस्ट, हर बार नहीं होता है, इस बार ऑनेस्टली तो उस समय बस ये फील आए थे कि फाइनली इट हैज एंडेड, अब मेरे को दोबारा एग्जाम नहीं देना। कि एक बार माइंड में बहुत चल रहा था कि क्या रैंक आ जाएगी, फिर ईओएल लेना पड़ेगा, कि फिर से एग्जाम के लिए फिर मैं क्या अलग प्रेप करूंगा, क्या वो करूंगा, ऑप्शनल में मैंने चेंज कर लिया है, क्या कुछ और ऐड करूं, ये करूं। एवरी अदर थॉट उस समय के लिए स्टॉप हो गए कि हाँ अब मुझे और कुछ नहीं करना है, रिलैक्स्ड आई एम नाउ, हाँ इट हैज एंडेड फाइनली। पहली इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली हाँ। थी आपको? किसने आपको इन्फॉर्म किया कि यू हैव गॉट 44th रैंक? इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट था, उनका ग्रुप था, उस पर डिस्कशन चल रहा था, और ऑल ऑफ अ सडन दिन का टाइम था, सबने कहा कि अब लंच ब्रेक होने वाला है,
अब तो शाम में ही रिजल्ट आएगा और एक साइलेंट पीरियड आ गया कि कोई ठीक है अब आराम से 2-3 घंटे बाद डिस्कशन करेंगे. ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 10-15 मिनट्स देयर वाज दिस लिस्ट फाइनल रिजल्ट ऑफ वो, एंड देन योर हैंड स्टार्ट शेकिंग कि हो सकता है शायद फेक पीडीएफ हो या किसी ने वैसे करके देखा हो. Correct. और खोला तो फर्स्ट पेज पे नाम भी था, मतलब लकी इनफ कि मतलब मैं हमेशा ऊपर से ही सर्च करना स्टार्ट करता हूँ कि एक होप रहता है कि कंट्रोल एफ से एकदम जीरो. You have to be optimistic always. ऑप्टिमिस्टिक. कंट्रोल एफ से सीधा जीरो आता है, तो अब होप पे जाते हो कि एक नाम आप चेक करो. तो फर्स्ट पेज पे नाम आ गया तो और ज्यादा फिर वो स्टार्ट हो गया कि सही पीडीएफ है कि नहीं. देन फोन स्टार्ट रिंगिंग फ्रेंड्स के, पेरेंट्स के. उसके बाद देन यू रियलाइज कि हाँ ठीक है शायद it is the This is not the fake PDF. it is the correct PDF. फिर लेकिन मैंने चेक किया फोन उठाने से पहले एक और बार यूपीएससी के साइट पर जाके आई चेक्ड कि हाँ उन्होंने डाला है कि नहीं, एंड आफ्टर दैट ही मैंने फोन पिकअप किया कि हाँ. तो तुषार, पर्सनल लाइफ में आप हॉबीज वगैरह क्या हैं, कैसे अपना टाइम पास करते थे? क्योंकि एक लंबी जर्नी रही आपकी प्रिपरेशन में और कंसिस्टेंटली कितना मोटिवेशन बनाए रखना, इट वाज अ टफ टास्क. इट इज टफ एंड मतलब जो भी एस्पायरेंट्स हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि इट इज टफ, यू आर नॉट द ओनली वन. बहुत लोग इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सिर्फ आप एकेडमिक पे अपने आप को पूरा फोकस ना करें. लाइक द वे कि मेरा पीयर ग्रुप काफी अच्छा था, हम लोग आपस में काफी इंटरेक्ट करते थे, साथ में पढ़ते थे, बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट करते थे. तो काफी अच्छा वो था कि आई थिंक 6-7 लोग थे तो दूसरे-तीसरे महीने पे किसी का बर्थडे आता था तो हम लोग काफी अच्छे से एंजॉय करके सेलिब्रेट करते थे. तो दैट वाज अ काइंड ऑफ एक वेंट हो जाता था आपका फ्रस्ट्रेशन वगैरह. फिर आई वाज अ गुड बैडमिंटन प्लेयर. हम लोग मतलब एक हमने कोर्ट वो कर लिया था और उस पर हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते थे, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता था. तो एक स्पोर्ट्स ऑल्सो आपका स्ट्रेस जो है रिलीज करता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, आपका जो एड्रेनलिन होता है वो निकलता है, तो आप मोटिवेटेड भी होते हैं, आपका स्ट्रेस फैक्टर भी होता है. और सेकेंडली आपकी फैमिली, हमेशा फैमिली से कांटेक्ट में रहिए. मतलब दिस इज एग्जाम जो आपको बहुत बार आइसोलेट कर देती है, बट आइसोलेशन से आपका जो स्ट्रेस होगा, फेलियर का जो डिप्रेशन होगा, वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा. आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज, रिलेटिव्स जो भी हैं वो हमेशा आपके फेवर में आपका अच्छा ही सोचते हैं. बहुत बार वो कंसर्न हो जाते हैं तो इसलिए आपको डांट दें या कुछ कर दे, बट इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट. उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए और अपने हॉबीज को हमेशा फॉलो कीजिए. मतलब मैं तो जब भी मूवीज वगैरह भी आती थी, मैं तो मार्वल वगैरह की तो मूवीज फर्स्ट डे चला जाता था देखने की सब फ्रेंड्स के साथ गए, हमने पार्टीज भी खूब सेलिब्रेट की है. These things are also important in your life. Don't give everything for a single exam. It's just an exam. जो शायद आप एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए आप वो करते हैं, आपकी एक जो लाइफ है, पर्सनल स्पेस है, वो साथ साथ चलती जाती है. तो उस पर कभी कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए. दोस्तों, टॉपर्स की डिस्कशन जो हम बात करते हैं यहाँ पर, उसका मेन मकसद होता है कि जो टॉपर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी अपनाई है या जो उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, वो आप अपने प्रिपरेशन के दौरान संज्ञान में रख सकें. अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए नेक्स्ट आईएएस से, डजंट मैटर वेदर यू आर द पार्ट ऑफ नेक्स्ट आईएएस और नॉट, इफ यू वांट एनी असिस्टेंट यू कैन नॉक अस, वी आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प यू. और जो ये डिस्कशन हुआ है, मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी लर्निंग्स हुई होंगी एंड यू विल बी एबल टू प्लान योर स्ट्रैटेजी ऑफ द प्रिपरेशन. इनकी जो खास बात रही तुषार कुमार की कि उन्होंने इतने लंबे समय तक तैयारी की, ऑप्शनल बीच में चेंज किया और ऑप्शनल चेंज करने के बाद इन्होंने अच्छा से परफॉर्म भी किया. सो इट इज अप टू यू, टेक ए कॉल फॉर यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.